हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर एसके गिरी और आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक सदिश विश्लेषण। तो आज हम लोग सदिश विश्लेषण का लेक्चर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग भौतिक राशि को दो भागों में बांटते हैं। भौतिक राशि को दो भागों में बांटा जाता है, अदिश राशि एवं सदिश राशि। क्लियर? तीसरे राशि के चक्कर में हमें नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, वो है प्रदिश राशि। क्लियर? मतलब बहुत ऐसे लोग हैं जो प्रदिश राशि के बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे कि वैसी भौतिक राशियां जिसमें परिमाण हो, दिशा हो और वह सदिश जोड़ नियम का पालन नहीं करता हो, वह आपका प्रदिश राशि होता है, जैसे विद्युत धारा एवं दाब। क्लियर? लेकिन हम लोग उन राशियों को अदिश राशि के कैटेगरी में ही रखते हैं। किसी भी आप अच्छे बुक में आप देखेंगे तो विद्युत धारा दाब को अदिश राशि के कैटेगरी में रखा जाता है। इसीलिए प्रदिश राशि के चक्कर में हमें नहीं पढ़ना है। हमारे सिलेबस के अनुसार अदिश राशि और सदिश राशि ही होता है, यानी भौतिक राशि के दो प्रकार हैं, अदिश एवं सदिश। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अब इसमें हम लोग पहला हेडिंग डालेंगे अदिश राशि। अदिश राशि, अब अदिश राशि वैसी राशियां होती हैं जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। तो आइए इसको हम लोग लिखते हैं, वैसा भौतिक राशि, वैसा भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा न हो, उसे अदिश राशि कहा जाता है। उसे अदिश राशि कहा जाता है। मतलब जिस भौतिक राशि में सिर्फ एंड सिर्फ परिमाण हो, दिशा न हो, उस भौतिक राशि को अदिश राशि कहा जाता है। जैसे एग्जांपल, समय को व्यक्त करने के लिए सिर्फ हमें परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए जो समय है वह आपका अदिश राशि है। जैसे मान लीजिए अगर हमें समय को व्यक्त करना है, अगर हम आपसे पूछे कि आप कितनी देर पढ़ाई करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? सर हम 5 घंटे की पढ़ाई की है। तो इसमें आपका दिशा नहीं आया। हम लोग ऐसे बोलते हैं कि 5 घंटे की पढ़ाई की, ऐसा नहीं बोलते कि 5 घंटे हमने उत्तर की दिशा में पढ़ाई की या 5 घंटे हमने पूरब की दिशा में पढ़ाई की, है कि नहीं? मतलब समय को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। इसीलिए समय अदिश राशि है। ठीक है? तो एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं, यहां पर एग्जाम्पल, समय, दूरी, कार्य, ऊर्जा इत्यादि, ये सब के सब आपका अदिश राशि है। अदिश राशि में आप द्रव्यमान भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने आपको बोला कि 2 केजी चीनी दीजिए, 2 केजी हमें चीनी दीजिए, तो सिर्फ हमने परिमाण की बात की है। 2 केजी ये परिमाण है। हम लोग ऐसा नहीं बोलते हैं कि 2 केजी चीनी उत्तर की दिशा में दीजिए या 4 केजी चीनी पूरब की दिशा में दीजिए। मतलब जिसमें दिशा का बात ही ना हो, वो सब के सब अदिश राशि होते हैं। क्लियर? अब चलिए इसके कुछ स्टार पॉइंट है, उसको भी हम लोग नोट डाउन करेंगे। पहले इसको आप डेफिनेशन को नोट कर लीजिए बाबू। अदिश राशि वैसा भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा न हो, उसे अदिश राशि कहा जाता है। जैसे समय, दूरी, कार्य, ऊर्जा एंड द्रव्यमान। हो गया? आइए अब अदिश राशि के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हम लोग नोट करते हैं।
जैसे पहला पॉइंट क्या है कि किसी अदिश राशि को व्यक्त करने के लिए हमें आंकिक मान और उसकी मात्रक की आवश्यकता होती है, मतलब उस अदिश राशि की मात्रक की आवश्यकता होती है। तो इसमें पहला स्टार पॉइंट हो जाएगा अदिश राशि को व्यक्त करने के लिए आंकिक मान एवं मात्रक की आवश्यकता होती है। आंकिक मान एवं मात्रक की आवश्यकता होती है। जैसे समय को व्यक्त करना है तो हम लोग लिख सकते हैं, मान लीजिए 5 सेकेंड, समय बराबर 5 सेकेंड। तो इसमें 5 आंकिक मान हो गया और सेकेंड मात्रक हो गई। जैसे मान लीजिए हमें द्रव्यमान को व्यक्त करना है तो m बराबर 10 kg, इसमें 10 आंकिक मान हो गया और kg इसकी मात्रक हो गई। ठीक है। दूसरा स्टार पॉइंट क्या है कि जो अदिश का हम लोग जोड़ करते हैं या घटाव करते हैं या गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो वह सिंपल बीजगणितीय विधि से होता है। ठीक है। इस पॉइंट को भी हम लोग यहां नोट करते हैं। अदिशों का जोड़ कौमा घटाव कौमा गुणा एवं भाग बीजगणितीय विधि से होता है। बीजगणितीय विधि से होता है। जैसे मान लीजिए पहला द्रव्यमान m1 बराबर 10 kg है और दूसरा द्रव्यमान m2 बराबर मान लीजिए आपका 8 kg है। तो अगर हमें m1 प्लस m2 निकालना हो तो क्या करेंगे, 10 प्लस 8 बराबर 18 kg हो जाएगा। उसी तरह मान लीजिए अगर आपको m1 माइनस m2 निकालना हो तो 10 और माइनस 8 इज इक्वल टू 2 kg। नहीं, अगर आपको मान लीजिए तीसरा m1 गुना m2 निकालना हो तो क्या करेंगे, 10 गुना 8, इसमें केजी केजी रहेगा तो केजी स्क्वायर हो जाएगा, यानी 80 केजी स्क्वायर। अब मान लीजिए इसी तरह अगर इसको भाग करना हो यानी m1 बटा m2 तो 10 बटा 8 इतना केजी बाई केजी कैंसिल हो जाएगा, 10 बाई 8 सॉल्व करेंगे तो 1 दशमलव आपका 8 गुना 16 8 पचे 40 इतना केजी से केजी कट चुका है। ठीक है। मतलब ये सारे के सारे क्या है, बीजगणितीय विधि से जोड़ घटाव गुना भाग किया गया है। ठीक है। इसमें हम लोग सदिश जोड़ नियम का पालन नहीं करते। अब सदिश जोड़ नियम क्या है आगे हम लोग इसको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिएगा, ये आपको अदिश राशि के 2 स्टार पॉइंट है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वो है सदिश राशि, जिसके बारे में हमें इस पूरे चैप्टर को पढ़ना है, पूरे टॉपिक को पढ़ना है। नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग इसमें नया हेडिंग डालेंगे, सदिश राशि। सदिश राशि सदिश राशि क्या होती है, वैसा भौतिक राशि जिसमें परिमाण हो, दिशा भी हो और वह सदिश जोड़ नियम का पालन करता हो,
उन भौतिक राशियों को सदिश राशि कहा जाता है। मतलब सदिश राशि होने के लिए आपको तीन शर्तें को आपको मान्य करना होगा, तीन शर्तें उस पे लागू होगा, तभी जाके वो भौतिक राशि आपका सदिश कहलाएगी। कौन कौन? पहला, परिमाण होने चाहिए, उसमें दिशा होना चाहिए, और वह सदिश जोड़ नियम का पालन करना चाहिए। मतलब यहां लिखेंगे वैसा भौतिक राशि, वैसा भौतिक राशि जिसमें परिमाण हो, कौमा दिशा हो, और वह सदिश जोड़ नियम मतलब त्रिभुज नियम का पालन करता हो, उसे सदिश राशि कहा जाता है। तो सदिश राशि होने के लिए परिमाण होना चाहिए, दिशा होना चाहिए, और सदिश जोड़ नियम का पालन करना चाहिए। ये तीनों आपका कंडीशन फुलफिल जो भौतिक राशि करेंगे उसी को हम लोग सदिश राशि बोलते हैं। अब इसमें आपका एग्जाम्पल बल, विस्थापन, इसके बाद त्वरण, संवेग, वेग, ये सब के सब आपका भौतिक राशि में सदिश की कैटेगरी में आते हैं। जैसे अगर हम लोग एक एग्जांपल से समझे बल के बारे में, हमने बोला यहाँ पर एक आपका मेज है, टेबल है, और हमने बोला कि इस टेबल पर 10 न्यूटन का बल लगाकर इसको खींचिए। तो आपको एक क्वेश्चन पूछना होगा कि 10 न्यूटन का बल लगाएं तो किस डायरेक्शन में लगाएं। क्लियर? यानी बल लगाना है तो ऐसे नहीं जिस डायरेक्शन में मन करे उसी डायरेक्शन में लगा देंगे, जिस दिशा में मन करेगा उसी दिशा में लगा देंगे, नहीं। आपको एक क्वेश्चन करना होगा कि सर अगर हम 10 न्यूटन का बल लगाएं तो इसे किस दिशा में लगाएं, यानी इसमें दिशा की बात हो रही है। इसलिए बल जो है वह एक सदिश राशि है। बल आपका सदिश राशि होता है क्योंकि इसमें परिमाण है, दिशा है, और यह सदिश जोड़ नियम का पालन भी करती है। तो अगर मान लीजिए इस पे आपने बोला कि 10 न्यूटन का बल लगाइए और यहां से इसको दाहिने की तरफ मतलब राइट डायरेक्शन में लगाइए, तो इसमें डायरेक्शन की बात आ गई, इसीलिए बल जो है वो आपका सदिश राशि होगा। ठीक है? यानी सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए उन बातों को देखते हैं। सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए आंकिक मान चाहिए, उसका मात्रक चाहिए, और साथ ही साथ आपको दिशा की भी जरूरत होती है। ठीक है? तो इसको आप नोट कीजिएगा। हो गया? अब इसमें हम लोग स्टार पॉइंट करके लिखते चलते हैं सदिश राशि के लिए। लिखेंगे यहां पर पहला स्टार पॉइंट इसका, सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए आंकिक मान कौमा परिमाण एवं दिशा की आवश्यकता होती है।
आवश्यकता होती है। जैसे एग्जाम्पल यहां पर अगर हम लोग वेग की ही बात करें, वेग भी आपका क्या होता है बाबू, सदिश राशि है। तो अगर वेग की बात करें तो v बराबर 10 मीटर पर सेकेंड किस दिशा में, तो आप लिख सकते हैं इसको उत्तर की दिशा में। तो इसमें 10 आपका आंकिक मान हो गया, मीटर पर सेकेंड आपका मात्रक हो गया, और उत्तर दिशा ये दिशा का काम किया है कि नहीं। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि सदिश राशि का जोड़ एवं घटाव सिंपल जो बीजगणितीय विधि है उससे नहीं किया जाता है, इसे सदिश जोड़ नियम से किया जाता है। तो यहां पर लिखेंगे सदिशों का जोड़ बीजगणितीय विधि से नहीं किया जाता है। फुल स्टॉप। सदिशों का जोड़ तो सदिश जोड़ नियम से किया जाता है। मतलब मान लीजिए अगर आपके पास यहां पर एक आपका फोर्स है F1 बराबर 10 न्यूटन, और यहां दूसरा फोर्स है F2 बराबर मान लीजिए 20 न्यूटन, और इसके बीच का जो कोण है मान लीजिए 60 डिग्री है। तो यहां पर अगर हमें निकालना हो F1 प्लस F2 तो ये कतई नहीं होगा कि 10 प्लस 20 बराबर 30 न्यूटन, ये कभी बराबर नहीं हो सकता है। इसको जोड़ने के लिए हम लोग सदिश जोड़ नियम का इस्तेमाल करते हैं, और सदिश जोड़ नियम आगे चल के हम आपको बताएंगे कि इसको सदिश जोड़ नियम से कैसे जोड़ें। ठीक है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट क्या है, देखिएगा ऐसे क्षेत्रफल जो होता है वह आपका एक अदिश राशि है, लेकिन भौतिकी के कुछ भागों में जो छोटे क्षेत्रफल होते हैं, मतलब जो स्मॉल एरिया होता है, उसको सदिश जैसा ट्रीट किया जाता है, सदिश जैसा वो व्यवहार करता है। ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्षेत्रफल ऐसे तो क्षेत्रफल एक अदिश राशि होता है, लेकिन भौतिकी के कुछ भागों में छोटे क्षेत्रफल को सदिश राशि लिया जाता है, जिसकी दिशा सतह के लंबवत बाहर की ओर होता है, बाहर की ओर होता है। ऐसे मान लीजिए ये आपका कोई गोलीय सतह है, और यहां पे एक छोटा सा हमने क्षेत्रफल ले लिया ऐसे, तो यह एक आपका क्षेत्रफल सदिश कहलाएगा, और इसका जो दिशा होगा वह सतह के लंबवत बाहर की ओर होगा, और इसे डीए वेक्टर से लिखते हैं। डीए का मतलब होता है बहुत छोटी एरिया। तो ऐसे अगर बड़ी एरिया है तो सामान्यतः आपको क्षेत्रफल जो है वो अदिश राशि है, लेकिन भौतिकी के कई ऐसे भाग हैं जिसमें बहुत छोटी एरिया को हम लोग सदिश जैसा
ट्रीट करते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपका कोई, यहाँ पर कोई भी आपका एक बंद सरफेस है, सतह है, जैसे मान लीजिए फुटबॉल, एक बोलिए तो कंप्लीट बोला नहीं है, मान लीजिए ऐसे आपका ये मान लीजिए फुटबॉल है और इसका एक छोटा सा हिस्सा हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा भाग कट करें, तो ये जो आपका यहाँ पर क्षेत्रफल बनेगा उसे सदिश जैसा हम लोग ट्रीट करेंगे और इसकी जो दिशा होगी वह सतह के लंबवत बाहर की ओर होती है। ठीक है, तो चलिए तीनों पॉइंट को नोट करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे एक नोट लिख रहे हैं, नोट कीजिएगा बाबू, हो गया। चलिए यहां पर एक नोट हम लिख रहे हैं। नोट क्या है? आपका जो विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा होता है वह एक अदिश राशि होता है। विद्युत धारा में दिशा और परिमाण होते हुए भी, क्योंकि यह सदिश जोड़ नियम का पालन नहीं करता है, तो इस लाइन को यहां पे हम लोग नोट भी कर लेंगे। दाब के साथ भी वही है, दाब के साथ में भी है, दाब में भी परिमाण और दिशा होता है, लेकिन सदिश जोड़ नियम का पालन नहीं करने से वह अदिश की कैटेगरी में रखा जाता है। तो यहां पे नोट लिखेंगे, विद्युत धारा, विद्युत धारा एवं दाब, दाब में परिमाण और परिमाण एवं दिशा दोनों होता है, परिमाण एवं दिशा दोनों होता है, फिर भी यह अदिश राशि होता है, क्योंकि यह सदिश जोड़ नियम का पालन नहीं करता है, सदिश जोड़ नियम का पालन नहीं करता है। जैसे मान लीजिए इधर से आपका एक I1 विद्युत धारा आया जिसका मान लीजिए 10 एम्पियर है, इधर से एक दूसरा विद्युत धारा I2 आया, मान लीजिए 5 एम्पियर है, और इधर मान लीजिए जो विद्युत धारा गई वो I3 है, तो I3 बराबर क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2, मतलब 10 अब प्लस 5 बराबर 15 एम्पियर। मतलब इसमें दिशा है, इसमें दिशा है, लेकिन इसमें आपका सदिश जोड़ नियम का पालन नहीं हो रहा है। सिंपल इसको हम लोग बीजगणितीय विधि से जोड़ दिया कि 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। तो दिशा भी है, परिमाण भी है, लेकिन सदिश जोड़ नियम का पालन नहीं करने से इसे अदिश राशि के कैटेगरी में रखा जाता है। एकदम सेम आपके दाब के साथ है कि दिशा और परिमाण होते हुए भी यह अदिश राशि होता है। ठीक है, क्योंकि यह सदिश जोड़ नियम का पालन नहीं करता है। चलिए इस नोट को आप उतार लेंगे। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट हेडिंग डाल रहे हैं कि सदिशों को कैसे निरूपित किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे अगला टॉपिक, सदिशों का निरूपण। यहां पर हम लोग लिखेंगे सदिशों का निरूपण। सदिशों का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, अब देखिएगा किसी भी सदिश को हम लोग तीर के चिन्ह से निरूपित करते हैं, ऐसे ये होता है आपका तीर के चिन्ह। अब तीर चिन्ह में जो ये पॉइंट होता है इसको पुंछ बोलते हैं, टेल बोलते हैं, और इसे हम लोग हेड यानी शीर्ष बोलते हैं। ठीक है,
तो तीर की जो दिशा होती है वह पूंछ से शीर्ष की ओर होती है। क्लियर? तो अगर हम लोग तीर के चिन्ह के द्वारा किसी वेक्टर को सूचित करते हैं तो जो तीर की दिशा होती है वही सदिश की दिशा होती है। क्लियर? नेक्स्ट, अब इसमें जो तीर की लंबाई है, जो तीर की लंबाई होती है वह सदिश के परिमाण को दर्शाता है और तीर की दिशा सदिश की दिशा को दर्शाता है। तो इस पॉइंट को हम लोग यहां पे नोट करते हैं कि सदिशों को तीर के चिन्ह से निरूपित किया जाता है। फुल स्टॉप। तीर की दिशा किधर से किधर? तो पूंछ से शीर्ष की ओर, पूंछ से शीर्ष की ओर तीर की दिशा किधर से किधर? पूंछ से शीर्ष की ओर। ब्रैकेट क्लोज। सदिश की दिशा को निरूपित करता है तथा तीर का परिमाण, तीर का लंबाई या तीर की लंबाई सदिश की परिमाण को दर्शाता है। अब मान लीजिए कोई तीर 10 मीटर की है, यानी सदिश की जो परिमाण होगा वह 10 मीटर होगा। ठीक है? चलिए अब देखिए पढ़ते कैसे। मान लीजिए अगर कहीं पे लिखा हुआ ए, उसके ऊपर एरो, ऐसे तीर, तो इसे आप पढ़ेंगे सदिश ए। इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं वेक्टर ए। अगर मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है ऐसे और यहां पे एक मोड़ लगा हुआ है या सिंपल ए ऐसे लिखा हुआ है, तो ए के ऊपर तीर और मोड़ लगा हुआ है या सीधा ए लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है सदिश ए का परिमाण, सदिश ए का परिमाण। क्लियर? अगर कहीं लिखा हुआ है ए के ऊपर तीर, इसको पढ़ेंगे वेक्टर ए या सदिश ए। और इसमें अगर हम मैग्नीट्यूड लग गया, मोड़ लग गया, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं सदिश ए का परिमाण। जैसे मान लीजिए अगर यहां पे ऐसे लिखा है तो इसको पढ़ेंगे सदिश बी, इसमें मोड़ लग जाए तो सदिश बी का परिमाण। या अगर सीधा बी भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप समझेंगे सदिश बी का परिमाण के बारे में बात किया जा रहा है। एरो लग जाएगा तो परिमाण और दिशा दोनों आ गया। नहीं, जैसे मान लीजिए अगर यहां लिखा है पी, उसके ऊपर एरो, तीर, मतलब इसमें परिमाण भी है और दिशा भी है, इसका मतलब सदिश पी है। नहीं, अगर इसी में ऐसे मोड़ लग जाए या सीधा ऐसे पी, तो इसको हम लोग बोलेंगे सदिश पी का परिमाण। क्लियर हो रहा है? चलिए इसको नोट करेंगे। हो गया? ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपको तीर की लंबाई 10 मीटर है, नहीं, तो सदिश का परिमाण कितना होगा? 10 मीटर के बराबर। यहां पे देखिएगा, जैसे मान लीजिए यहां पर एक तीर है और आपका इसकी लंबाई के बारे में बोल रहा है 10 मीटर, और ये जो तीर है यह आपका वेक्टर ए को सूचित कर रहा है। तो यहां पर जो तीर की लंबाई बना, यानी कि अगर हम लिखें ए का परिमाण कितना हो जाएगा? 10 मीटर। और दिशा इसका किधर है? राइटवर्ड, यानी दाहिने ओर। ठीक है? उसी तरह मान लीजिए कैसे आपका वेक्टर बी है
और इसमें तीर की लंबाई आपका 25 मीटर दिया हुआ है। इसका मतलब है कि बी का जो परिमाण होगा, ऐसे लिखिए या बी ऐसे लिखिए, कितने का हो जाएगा 25 मीटर। और इसका दिशा किधर हो जाएगा अपवर्ड यानी ऊपर की ओर। ठीक है, तीर की दिशा आपका ऊपर की ओर है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं सीधा ए या फिर ए का। क्लियर हो रहा है? अब चलिए जरा हम लोग दिशा के बारे में भी समझ लेते हैं। ठीक है, डायरेक्शन, दिशा क्या किया जाता है, पहले हम लोग एक तल को 4 भाग में ऐसे बांट देते हैं। जो ऊपर वाला होता है ये मेनली उत्तर दिशा को सूचित करता है, नॉर्थ को सूचित करता है। ये जो आपका दाहिने वाला होता है वह आपको पूरब दिशा को सूचित करता है, यानी ईस्ट को दर्शाता है। इधर वाला आपका पश्चिम यानी वेस्ट को दर्शाता है, और नीचे वाला दक्षिण यानी साउथ की दिशा को दर्शाता है। क्लियर? अब ये आपका मान लीजिए ये जो लाइन है, मतलब ये इस दिशा को क्या बोलेंगे, जो उत्तर और पूरब दोनों से 45 डिग्री पर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं उत्तर पूरब, उत्तर पूर्व, उत्तर पूरब यानी नॉर्थ ईस्ट। उसी तरह ये आपको मान लीजिए इधर भी 45 डिग्री और ये भी आपका 45 डिग्री, तो उत्तर पश्चिम हो जाएगा। उत्तर पश्चिम ये आपका दिशा जो होगा ये भी 45, अगर ये भी 45 है तो ये कहलाएगा आपका दक्षिण पश्चिम। और ये जो दिशा है इधर भी 45 डिग्री और इधर भी आपका 45 डिग्री, तो ये कहलाएगा आपका दक्षिण पूरब, जब 45 डिग्री पर है। तो अब कभी कभी इस तरह से भी आ सकता है क्वेश्चन, ये हो गया आपका उत्तर पूरब पश्चिम और ये दक्षिण। मान लेते कई बार मान लीजिए पूरब से ये जो आपका कोण है वो 30 डिग्री है, तो ये उत्तर से 60 डिग्री हो जाएगा। तो इस दिशा को हम लोग क्या बोलते हैं, पूरब से 30 डिग्री उत्तर की ओर। क्या हो जाएगा, पूरब से 30 डिग्री उत्तर की ओर, या ऐसे मान लीजिए ये वाला एंगल अगर आपका 60 है और ये वाला एंगल 30 है, तो इस डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस दिशा को क्या बोलेंगे, ऐसे बोलते हैं पश्चिम से 60 डिग्री दक्षिण की ओर, या दक्षिण से 30 डिग्री पश्चिम की ओर। हुआ क्लियर? चलिए नोट कर लीजिएगा, नोट कीजिए। हो गया। आइए नेक्स्ट, अब कुछ सदिश के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको भी हम लोग नोट डाउन करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इसके सदिश के लिए जो इसका महत्वपूर्ण बिंदु है उसे भी हम लोग यहां पे नोट करेंगे। की पॉइंट या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या बोलती है कि अगर किसी सदिश को 2n पाई रेडियन से अगर घुमाते हैं तो उस सदिश में कोई परिवर्तन नहीं आता है। हमने क्या बोला, पहले इसको नोट करते हैं। यदि किसी सदिश को 2n पाई रेडियन से घुमाते हैं
है तो उस सदिश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जहां n बराबर क्या है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। मतलब समझिएगा, मान लीजिए यहां पर एक सदिश है a, अगर इसको 2n पाई, जैसे n का मान 1 हो गया तो क्या होगा 2 पाई से घुमाइए या 4 पाई से घुमाइए या 6 पाई से घुमाइए या फिर आपका 8 पाई से घुमाइए। मतलब कहने का मतलब 360 डिग्री से घुमाइए या 2 गुना 360 डिग्री से घुमाइए या 3 गुना 360 डिग्री से घुमाइए, तो सदिश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि अगर आप इसको यहां से, जैसे यहां मार्कर दिखेगा, अगर हम बोले इस मार्कर को 360 डिग्री से घुमा रहे हैं तो क्या आ जाएगा, ऐसे जब घुमाएंगे तो फिर से ये अपने पोजीशन को गेन कर लिया, अपने पोजीशन पे आ गया। इसका मतलब है कि ना तो इसकी दिशा बदली ना तो इसका परिमाण बदला, इसका मतलब सदिश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक। दूसरा नंबर, अगर हमें दो सदिशों के बीच की दिशा निकालनी है तो उसे हम लोग क्या करेंगे कि उसको समानांतर शिफ्ट करते हैं और उनका दोनों पूंछ को एक बिंदु पर लाते हैं और फिर उनके बीच की जो न्यूनतम कोण है उसे निकालते हैं, तो फिर ये हमारा दोनों सदिशों के बीच की दिशा प्राप्त हो जाती है। या ऐसे भी हम लोग किसी सदिश को समानांतर विस्थापित किया जाए तो उस सदिश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए अगर यहां पर एक वेक्टर मान लो b है, इसको समानांतर, ये मान लीजिए आपका ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखा है, अगर इस सदिश को समानांतर विस्थापित करें, मान लीजिए यहां से इस सदिश को उठा के यहां रख दे, जैसे ये मार्कर है, इसको ना तो इसमें कोई दिशा चेंज हो रहा है और ना ही इसकी परिमाण चेंज हो रही है। समझ में आ रहा है, ना तो दिशा और ना ही परिमाण में कोई परिवर्तन हो रहा है। जब आप इसको क्या करेंगे, समानांतर विस्थापित करेंगे, तो ये अगर वेक्टर b है तो यह भी वेक्टर b ही होगा, मतलब सदिश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया इसका दूसरा। तीसरा पॉइंट जो अभी हमने बोला कि अगर दो सदिशों के बीच की दिशा निकालनी है तो उन सदिशों को इस प्रकार समानांतर विस्थापित करें कि उनका पुंछ एक बिंदु पर हो और उस समय जो उनके बीच की जो न्यूनतम एंगल होगी, जो न्यूनतम कोण होगा, उसे हम लोग सदिश के बीच का कोण कहेंगे। इसको नोट कर लीजिए। अब यहां पर लिखिएगा, तीसरा पॉइंट क्या है, इस सदिश के बीच की जो एंगल लेते हैं हम लोग वह 0 से लेकर 180 के बीच में लेते हैं। इस पॉइंट को पहले नोट करते हैं। ठीक है, हमने क्या बोला तीसरा पॉइंट कि दो सदिशों के बीच की कोण, दो सदिशों के बीच का कोण 0 से 180 के बीच में होता है। 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होता है। जब सदिशों के बीच का कोण 0 से 180
बराबर होगा और 0 से बड़ा या बराबर होगा, ऐसे। ठीक है। अब अगर हमें दो सदिशों के बीच का कोण निकालना है तो कैसे निकालेंगे, यहां पे चौथा पॉइंट में देखिएगा कि मान लीजिए अगर हमें एक वेक्टर ऐसे दिया है और दूसरा वेक्टर ऐसे दिया है, ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है, तो हमको क्या चेक करना है, पहले दोनों सदिशों के पुंज को, टेल को एक बिंदु पर रखना है। तो ये दोनों सदिशों का टेल एक बिंदु पर यहां है। अब क्या करना है, इनके बीच की जो न्यूनतम कोण है उसे निकालना है। तो ये आपका एक कोण बना और ये आपका दूसरा कोण बना। तो इस कोण को नहीं लेना है, इस कोण को लेना है, क्योंकि ये आपका छोटा वाला कोण है। तो यहां पर अगर ये कोण थीटा है तो ये और बीच के बीच का कोण कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है। अब मान लीजिए अगर इस पे हम लोग एग्जांपल देखें, ये आपका वेक्टर ए ऐसे है और दूसरा वेक्टर बी ऐसे है, और ये जो एंगल है ये मान लीजिए 60 डिग्री है। तो ये एंगल कितना होगा, 300 एंगल होगा, तो 300 डिग्री होगा, 300 डिग्री। तो इस एंगल को नहीं लेना है, इस एंगल को लेना है, यानी कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। दूसरा देखिएगा, मान लीजिए आपका एक वेक्टर ऐसे है और दूसरा वेक्टर ऐसे है। ठीक है। अब इसमें हम लोग को ये वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है। मान लीजिए ये वाला जो कोण है आपका 120 डिग्री है या समथिंग, थीटा का मान कुछ दिया हुआ है यहां पर। अब हम लोग को क्या करना है, ए और बी के बीच का कोण निकालना है। तो यहां पर ए और बी के बीच का कोण ऐसे नहीं निकालेंगे, क्योंकि इन दोनों सदिशों का जो टेल है वह एक बिंदु पर नहीं है, मतलब ए का हेड बी के टेल के पास है। ठीक है। तो फिर ये वाला एंगल अभी नहीं लेंगे, क्या करेंगे, इसको समानांतर शिफ्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका वेक्टर, एक ऐसा करते हैं, कोई एक पॉइंट ले लीजिए, कोई एक रेफरेंस पॉइंट ले लीजिए। मान लीजिए यहां पर हमने एक पॉइंट ओ ले लिया। अब ओ पर क्या कीजिए, पहले वेक्टर बी को समानांतर शिफ्ट कर दीजिए। तो समानांतर शिफ्ट करेंगे तो सदिश नहीं बदलता है, तो ये आपका क्या हो गया, तो सदिश ये बी हो गया। अब क्या करेंगे, उसी तरह जो आपका सदिश ए है उसको समानांतर शिफ्ट कर देंगे, तो ये आपका यहां पे समानांतर शिफ्ट हो गया। ठीक है। ये हो गया आपका सदिश ए। अब इसको अगर पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये कोण हम लोग का दिया हुआ था 120 डिग्री। देखिए ये कोण दिया हुआ था 120 डिग्री। अब ए और बी के बीच का कोण ये 120 नहीं हुआ, क्योंकि आपका अब जाके टेल एक बिंदु पे आया है। तो ये एंगल आपका होगा दोनों सदिशों के बीच का कोण। तो अगर यहां पर थीटा निकालेंगे तो ये पूरा एंगल कितना होगा, 180। तो यहां से क्या करेंगे, थीटा बराबर क्या हो जाएगा,